नमस्कार साथियों, एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट भारत के हाथ लगी है। इंडिया इज नाउ यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स। देखिए, खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो भारत है वो यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड ऑयल का सप्लायर बन गया। रिफाइंड ऑयल का मतलब है कि जो कच्चा तेल होता है भारत में वो रिफाइन होता है, उससे पेट्रोल डीजल ये सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और भारत इनको यूरोप को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। और ऐसा एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा सप्लायर अपने आप बन गया है। तो खबर सुनकर आपको आश्चर्य इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आपने इससे पहले हमेशा यही सुना होगा कि भारत में कच्चा तेल ना के बराबर होता है। ठीक है, भारत जो है सऊदी अरब से मंगाता है, ईरान से मंगाता है। जब ईरान पर काटसा के तहत अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए तो भारत ने रशिया से मंगाना शुरू कर दिया। तो अगर भारत में खुद में तेल नहीं होता, भारत खुद दूसरे देशों से ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है, तो भारत इस यूरोप को एक्सपोर्ट कैसे कर सकता है? जब भारत में खुद ही तेल नहीं होता है तो वो यूरोप को कैसे बेच रहा है तेल? ठीक है, तो इसी चीज को आज विस्तार के साथ जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रशिया ने हाल ही में यूक्रेन पर अटैक किया था, और जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका और यूरोप, इन दोनों ही जगहों ने भर भर की रशिया पर सैंक्शंस लगाए थे कि हम तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे, हम तुम्हारा ऑयल एंड नेचुरल गैस हम नहीं खरीदेंगे, तुम जो जो बेचते हो। देखो, रशिया की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ तीन ही चीज़ों पर बेस्ड है मेनली। एक तो क्या है, ये हथियार बेचता है अपने आप में, ठीक है। दूसरा है कि ये नेचुरल गैस अपने आप में बेचता है, और तीसरा ये पेट्रोलियम बेचता है। इन तीन चीज़ों को बेचकर इसने इतना पैसा कमा लिया है कि ये इतना बड़ा देश अपने आप में बना है, ठीक। और दुनिया की इकोनॉमी में इसका क्या योगदान है ये सब आप अच्छे से समझते हैं। तो ये तीन ही चीजें मेजर आपको देखने को मिलेगा कि ये इन्हीं तीन चीजों को एक्सपोर्ट करता है। और वेस्टर्न वर्ल्ड ने और इन दोनों ने इन पर इतने सैंक्शंस लगाए कि रशिया की कहीं ना कहीं कमर इस युद्ध में टूट चुकी है। रशिया में बहुत ही बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई है, और अब आर्थिक मंदी अगर आती है तो रशिया को और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और यही नहीं है कि जो यूक्रेन है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप मिलकर यूक्रेन को इतने सारे हथियार दे रहे हैं कि भाई तुम लड़ो, रशिया के साथ लड़ो, ठीक है। तो इतने बड़े पैमाने पर हथियारों की कोई कमी यूक्रेन के पास है नहीं, इनसे उसको मिल ही जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं रशिया के पास अपने आप में बच जो गया है वो क्या है, वो ऑयल बेचे जम के, उससे पैसे कमाए, और हथियार बेचे, उससे पैसे कमाए। इसके अलावा रशिया के पास कोई खास बाजार नहीं है अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को बेचने का। तो असल में हो ये रहा है कि भारत जो है पहले से ही, ये जब रशिया के साथ तेल नहीं खरीदता था, उससे पहले जब से भारत खाड़ी देशों से अपने आप में तेल खरीदता था, तो भारत में बहुत सारी रिफाइनरीज हैं। इन रिफाइनरीज में आपने सुना होगा मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो सबसे ज्यादा पैसे कमाती है इस कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल जैसे प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। इसके अलावा एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, बहुत सारी कंपनियां हैं, निजी क्षेत्र की भी कंपनियां हैं, सरकारी भी हैं, जो कि इन कच्चे तेलों को रिफाइन करने का काम करती है। और भारत पहले से यह करते आया है कि इन कच्चे तेलों को रिफाइन करके भारत जो है प्रोडक्ट्स बनाता है और उसको अपने जितना खुद के यूज में होता है उतना रखता है। थोड़ा बहुत रिजर्व भी अपने पास रखता है, ताकि कभी अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस हाई हो जाते हैं तो भारत उस समय न खरीद करके अपने रिजर्व में से निकाल करके आवश्यकताओं को पूरा करे, और बाकी का जितना उसके पास बचता है वो अलग अलग देशों में, जैसे बांग्लादेश हो गया और यूरोप के देश हो गए, इनको भेज देता है। तो ऐसा भारत पहले से ही कर रहा है। तो जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर अपने आप में शुरू हुआ, यूक्रेन जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, इसने रशिया के साथ ऑयल परचेस करना बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि हम तुमसे तेल खरीदेंगे ही नहीं, हम अपनी तेल की आवश्यकताओं को यहां इन देशों से पूरा करेंगे जो खाड़ी के देश हैं। लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूं, यहां का तेल क्या बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। रशिया का तेल बहुत सस्ता पड़ता है, यहां का तेल बहुत महंगा पड़ता है। तो कुछ समय तक तो ये यूरोप वालों ने यहां से ऑयल परचेस किया, लेकिन जैसे इनको दिखने लगा कि अब हमारी इकोनॉमी अपने आप में कोलैप्स हो रही है, तो इन्होंने क्या किया, भारत से ऑयल परचेस करना शुरू कर दिया। और भारत ने भी जो भर भर का तेल इनको दिया है, और इतना तेल इनको बेच दिया है कि भारत जो है सबसे बड़ा जो है रिफाइंड ऑयल का सप्लायर इन देशों के लिए बच गया। तो देखिए, आप हिपोक्रेसी की सीमा यहां पर देखिए। वही वेस्टर्न वर्ल्ड जो भारत की आलोचना करता है कि यार तुम क्या कर रहे हो, ये रशिया जो है इसने यूक्रेन पर अटैक किया है, एक आक्रांता है, छोटे से देश पर अटैक कर रहा है, वहां पर ह्यूमन राइट अब्यूज कर रहा है, लोगों को मार रहा है, और तुम इससे तेल खरीद रहे हो। आपने बाकायदा जेलेंस्की का स्टेटमेंट भी सुना होगा कि भारत रशिया से तेल नहीं बल्कि यूक्रेनियंस का खून परचेज कर रहा है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भारत को ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि नहीं तुम इससे तेल मत खरीदो, तुम इससे तेल मत खरीदो, जैसे हम नहीं खरीद रहे वैसे ही तुम भी मत खरीदो। लेकिन फाइनली इसने क्या किया, देखिए, ये कहता है कि हम रशिया से तेल नहीं खरीद रहे, हम भारत से तेल खरीद रहे हैं। और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है और इनको बेच रहा है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, भले ही पर्दे के सामने से आपको दिख रहा होगा कि जो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड है वो रशिया से तेल नहीं खरीद रहा है, भारत से तेल खरीद रहा है, लेकिन भारत भी जो रशिया से खरीद रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो यूरोप को तेल मिल रहा है वो रशिया का ही तेल अपने आप में मिल रहा है। तो इस संबंध में बहुत सारे मीम सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, आपने ये देखा होगा।
अमेरिकन में, और वहां पर बहुत ज्यादा इस मात्रा को लेकर गुस्सा है कि भारत रशिया का तेल खरीद रहा है, भारत, और किस तरह से भारत होता हुआ तेल यूरोप जा रहा है। तो इस चीज को आप अपने आप में आसानी से देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इसकी नीतियां किस तरह की हैं। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बता दूं तो यूक्रेन वॉर से हालांकि भारत को तो फायदा ही हुआ है, भारत को घाटा बिल्कुल नहीं हुआ है। आपने देखा होगा यूक्रेन ने हाल ही में एक बहुत ही, जो काली माता है इनकी एक बहुत ही आपत्तिजनक तस्वीर अपने आप में साझा की है, और कोई आम आदमी इसको साझा करने वाला नहीं है। डिफेंस ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है इस तरह की फोटो अपने आप में साझा की है, जैसे भारत के साथ इनके संबंध जो है क्या है, बहुत ही खराब हो गए। यूक्रेन भी जो है भारत के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं रखता है, पहले से ही नहीं रखता था, क्योंकि भारत क्या था, रशिया के साथ भारत की ज़्यादा नज़दीकी थी। और जब कभी भी आपने सुना होगा 2000 में जब कारगिल का वॉर होता है तो कहीं ना कहीं यूक्रेन उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ठीक है। और यूक्रेन में भी भारत की अपने आप में कोई खास अच्छी छवि नहीं है। यूक्रेन के जो लोग हैं वो कुछ देशों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, और उसमें इंडिया भी अपने आप में है। आपने देखा होगा चाइना है, ईरान है, ईरान तो बाकायदा सीधा रशिया को अपने ड्रोन दे रहा है, अपनी मिसाइलें दे रहा है कि तुम हमला करो यूक्रेन पर, ठीक है। तो बहुत ही अनफ्रेंडली रिलेशंस आजकल भारत और यूक्रेन के बीच में हो गए हैं। ये जो ताज़ा आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, असल में ये हुआ ये था कि जो यूक्रेन का इलाका था क्रीमिया, जिस पर 2014 में रशिया ने अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया था, वहां पर एक बहुत ही बड़ी ऑयल इंडस्ट्री अपने आप पे लगी हुई थी। यहां पर एक ड्रोन चुपके से आता है, विस्फोट कर देता है, और इतना बड़ा धमाका यहां पर होता है, इतना बड़ा यहां पर धमाका होता है, ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर बम ही फोड़ दिया हो, ठीक, उससे भी खतरनाक धमाका होता है। तो यूक्रेन क्या करता है, इसको सेलिब्रेट करता है, और इसके साथ जो है इस तरह की इमेज अपने आप पर साझा करता है, जो कि कहीं ना कहीं भारतीयों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए है। अब आपने सुना होगा कि जेलेंस्की का भी हाल ही में स्टेटमेंट आया था कि हम पीछे नहीं हटेंगे, और कहीं ना कहीं खबर इस तरह की सामने आ रही है कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है वो कहीं ना कहीं आने वाले दशकों तक चल सकता है, 10 साल 20 साल, जिस तरह से सीरिया में वॉर चल रहा है, यमन में गृह युद्ध चल रहा है। तो हो सकता है ऐसा कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है वो अपने आप में बहुत ही लंबा अपने आप में खींचे, और इससे दुनिया में अपने आप में मंदी की संभावना बहुत बढ़ गई। आपने सुना होगा 1929 की मंदी, ठीक है, 1929 की आर्थिक मंदी, अमेरिका को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था इस मंदी ने, ठीक है। अमेरिका के लोग बेघर हो गए थे, सड़कों पर आ गए थे। तो ठीक इसी तरह की मंदी की संभावनाएं 2023 में अपने आप में बताई जा रही है, और इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहा है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। वही गोरे जो भारत पर अत्याचार करके गए थे, भारत पर जिन्होंने कब्जा किया था, उन्हीं की हालत इस कदर हो गई है कि इनकी जीडीपी लगातार गिरती जा रही है। इनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो लगातार नेगेटिव हो रहा है, और सारे देशों का पॉजिटिव हो रहा है, और सबसे ऊपर इस पर है भारत। भारत में मंदी की संभावना 0%। आप देख रहे होंगे यहां पर हाई संभावना, यहां पर लो है, यानी कि वो देश जहां पर मंदी की संभावना ना के बराबर है वो अपने आप में क्या, इंडिया। यानी कि इंडिया क्या है, कॉन्स्टेंटली, भले ही ये जो G7 कंट्रीज हैं ये बहुत प्रभावित हो रही हैं। आपने देखा होगा इसमें सबसे पहले नाम है यूके का है, उसके बाद न्यूजीलैंड है, फिर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, जर्मनी है, ठीक है, और इसके अलावा आपको कनाडा दिख रहा होगा, फ्रांस, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया का भी अपने आप में नाम है, जापान का भी यहाँ पर अपने आप में नाम है। तो ये जो देश है 2023 में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ही नहीं बल्कि अपने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से ज्यादा प्रभावित होने वाले, मंदी की वजह से, ठीक है। और भारत का इस संबंध में सबसे ऊपर नाम है कि ये जो देश भारत है मंदी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। इंडिया है, ठीक है, सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है, चाइना है, ये वो देश हैं जो इस मंदी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि जो जापान है उसने तो साफ साफ कह दिया था, ठीक है। ये देखिए आप, ये अपने आप में रिसेशन प्रोबेबिलिटी मॉडल अपने आप में देख पाएंगे, 1982 के बाद से सबसे पीक पर ये अपने आप में पहुंच चुका है। इससे पहले 1982 में पहुंचा था, अब जो है सबसे पीक पर पहुंच चुका है। यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम है और जो G7 कंट्रीज हैं अपने आप में मंदी के दरवाजे पर है, ठीक है, मंदी इनके दरवाजे पर है, और अगर इनको मंदी ने जकड़ लिया तो आप देख पाएंगे कि ये देश अपने आप में संभल नहीं पाएंगे। मंदी का सिंपल मतलब होता है कि बाजार सामान से भरा होगा और लोगों के पास पैसा नहीं होगा कि उसको खरीद सके, और लोग अगर नहीं खरीद पाएंगे तो सरकार को टैक्स भी नहीं जाएगा, और सरकार अपने आप में क्या हो जाएगी, घाटे में आ जाएगी, और देश की इकोनॉमी अपने आप में कोलैप्स हो सकती है। तो जो बड़े बड़े विकसित देश हैं यहां पर मंदी की संभावना अपने आप में बहुत बढ़ गई है, और यही कारण है कि इन्होंने भारत से तेल खरीदना शुरू कर दिया। जो देश पहले मानवता की दुहाई दिया करते थे कि भारत यूक्रेन से तेल खरीद रहा है, ये क्या क्या बात होगी अपने आप में, यूक्रेन इतना बड़ा आक्रांत है, रूस अपने आप में उससे तेल खरीद रहा है, और जब जैसे ही इन देशों की मंदी की ओर आना इन्होंने शुरू किया तो अब ये भारत से ही तेल खरीदने लग गए, ठीक है। इसी तरह का आपने सुना होगा कि जापान में भी जो है मंदी की संभावना बहुत बड़े पैमाने पर, तो इन्होंने साफ साफ अमेरिका को कह दिया कि नहीं भाई हम संभाल नहीं पाएंगे, हमको रशियन ऑयल अपने आप में खरीदना ही पड़ेगा, और जापान ने जो है रशियन ऑयल अपने आप में खरीदना शुरू कर दिया। इसी तरह से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इनको अमेरिका ने साफ साफ धमका दिया था कि अगर तुमने रूस से तेल खरीदा तो हमारे साथ संबंध तुम्हारे नहीं रहेंगे, और अब इनको भी कहीं ना कहीं अप्रूवल मिल चुका है कि भाई साहब हम भी रूस से अपने आप में सस्ता तेल खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कि रशिया और यूक्रेन की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रशिया को जो पैसा मिल रहा है वो तेल बेचकर मिल जा रहा है, और यूक्रेन को हथियार मिल जा रहे हैं, और फाइनली फायदा किसी का नहीं हो रहा, अमेरिका का फायदा अपने आप में यहां पर होने को दिख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी ऑयल इंडस्ट्रीज आपको भारत में दिख जाएंगी, ऑयल रिफाइनरीज हैं, और आप देख पाएंगे
कि रिफाइंड ऑयल को एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका का भी यही खेल रहता है, ठीक है। अमेरिका इतना बड़ा बना कैसे? वो खाड़ी देशों में जाता है, वहां पर सरकारों को अस्थिर करता है, अपने संवर्धित सरकार बनाता है और वहां से कच्चा तेल लाता है, अपने देश में रिफाइन करता है और पूरी दुनिया को बेच देता है, ठीक है। तो ऐसा करके अमेरिका अपने आप में अमीर बना है। तो पहले नंबर पर ऐसा करने वाले का नाम यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरे पर रशिया था, हालांकि अभी नहीं है, और अब सेकंड लार्जेस्ट कंट्री अपने आप में इंडिया बन गया, ठीक है। इंडिया जो है $54 बिलियन, ठीक है, इतने का कारोबार कर रहा है अपने देश में ऑयल को जो है रिफाइन करके उसको बेच करके, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा कि भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, इन एक्सपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 67.5% जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत को देखिए, भारत आयरन, स्टील, ये सारी चीज़ें, ज्वेलरी, गोल्ड है, इन सबको बहुत कम एक्सपोर्ट करता है। सबसे ज़्यादा भारत का जो एक्सपोर्ट है वो इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बेचना ही अपने आप में है। और आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार ने इस वर्ष, ठीक है, लगभग $750 बिलियन का आपने देखा होगा एक्सपोर्ट किया। और कहीं ना कहीं अगले फाइनेंशियल ईयर में भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम $900 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट करें। और इसमें कहीं ना कहीं यूरोप हमारे लिए बहुत ही बड़ा पार्टनर आपको देख रहा होगा। देखिए, इंडिया की आंखें किसमें, $900 बिलियन का टारगेट एक्सपोर्ट करने में अपने आप इंडिया ने अपना टारगेट रखा है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, हम $900 बिलियन तक का एक्सपोर्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा देगा यूरोप का वर्ल्ड, क्योंकि आपको देखने को मिल गया है कि सारी दुनिया लगभग इस बात का अनुमान उन्होंने लगा लिया है कि दोनों पक्षों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। न तो रशिया झुकने को तैयार है, न ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। और रशिया अपना तेल बेच रहा है, सब लोग खरीद रहे हैं। जापान, जो कि रशिया का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन है, वो भी तेल खरीदने लग गया। पाकिस्तान भी तेल खरीद रहा है। भारत तो भर भर के तेल, जितना भारत ने कभी तेल खरीदा नहीं उससे भी ज्यादा भारत खरीद रहा है, खरीद कर इनको भी दे रहा है अपने आप में, ठीक है। जो कह रहे हैं कि हम यहां से नहीं खरीदेंगे, वो यहां से अपने आप में खरीद रहे हैं। तो इससे साफ बात है कि न तो रशिया की कमर टूटने वाली, उसका तेल बिकता जाएगा, वो पैसे कमाता जाएगा। और यूक्रेन को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको हथियार मिल रहे हैं यहां से, अमेरिका से और यूरोप से उसको हथियार मिल रहे, तो दोनों लड़ते रहेंगे अपने आप में। और कहीं ना कहीं ये वॉर अपने आप में दशकों तक चलने की संभावना बताई जा रही है, जब तक इन दोनों के बीच में कोई समझौता ना हो जाए। और इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा कि भारत इस इलाके में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाएगा, रशिया में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाएगा। और कहीं ना कहीं भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इस साल हम $900 बिलियन इतना एक्सपोर्ट करेंगे। 2023 में तो हो चुका है, 2024 तक हम अपना एक्सपोर्ट को यहां तक पहुंचाएंगे। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा हमारा यूरोप। उम्मीद करता हूं कि जो बातें आपको समझाई आप वो ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।